नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। 1 अक्टूबर से एनपीएस में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। एक तरफ रिटायरमेंट पर निकासी के नियम आसान होंगे, जिसमें 60 साल के होने पर 60% की जगह 80% रकम निकालने का प्रस्ताव है। तो वहीं हाई रिस्क निवेशकों को मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क के तहत 100% तक इक्विटी में निवेश से ज्यादा रिटर्न कमाने का भी मौका मिलेगा। आज हम समझेंगे और बताएंगे ये बदलाव और इनका असर आप पर क्या हो सकता है, कैसे उठा सकते हैं आप इनका फायदा। और इसी पर बात करने के लिए 2 खास एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। स्वागत करते हैं रूंगटा सिक्योरिटीज से हर्षवर्धन रूंगटा और फिनवाइज की फाउंडर प्रतिभा गिरीश का। हर्ष और प्रतिभा, आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु में। एनपीएस डेफिनेटली एक पॉपुलर प्रोडक्ट, रिटायरमेंट के लिए एक बेहद ही आकर्षक स्कीम है। अब इसको थोड़ा और आकर्षक बनाने की तैयारी की जा रही है। अब एक ऐसा मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क की तैयारी है जिसमें आप एक ही छत के नीचे हर ज़रूरत के हिसाब से स्कीम ऑफर कर पाएंगे। सो डेफिनेटली इट्स अ गुड आइडिया, लेकिन समझना ज़रूरी है कि आखिरकार ये है क्या। हर्ष, अगर थोड़ा सा पहले बता पाएं कि आखिरकार जो पीएफआरडीए ने कहा है कि एक मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क लाया जाए जिसमें आप कुछ बदलाव के तहत एनपीएस में और भी आसान ढंग से और आकर्षक ढंग से ज़्यादा रिटर्न कमाने वाला निवेश कर सकते हैं, तो उसके अगर कुछ शुरुआती पॉइंट्स आप बता पाएं हमारे दर्शकों के लिए तो वो क्या होंगे? तो वेल स्वाति, यस, बहुत सारे बदलाव एनपीएस में किए जा रहे हैं। हम देखेंगे जब से एनपीएस इनफैक्ट लॉन्च हुआ है उस समय से इतनी लगातार इसमें बदलाव होते जा रहे हैं कि एक एक इन्वेस्टर को एक कैचअप करना थोड़ा मुश्किल होते जा रहा है। लेकिन हवेवर इंटेंट क्या रहा है पीएफआरडीए का कि ये स्कीम को जितना हो सके आकर्षक बनाया जाए। कारण ये है कि गवर्नमेंट प्रोमोट करना चाहती है, एक जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको प्रमोट करना चाह रही है कि आप रिटायरमेंट के लिए कोई फॉर्मल स्कीम में जुड़े, ताकि आप जब रिटायर हो प्राइवेट सेक्टर से तो आपके पास एक पेंशन का एक तरीका, एक ऑप्शन आपके पास रहे। अगर हम अभी जो देखे जा रहे हैं, अभी तक क्या था कि अगर एक इन्वेस्टर अपना एनपीएस अकाउंट खोलता है, टियर 1 अकाउंट खोलता है, तो जब वो निवेश करता है उनको 3 ऑप्शंस एसेंशियली दिए जाते हैं। वो है इक्विटी, डेट और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। डेट इन द सेंस डेट में कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आ गए और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ गई। तो आपको चूज करना रहता है कि मैं कोई एक फंड मैनेजर को चूज कर रहा हूं और उनकी कोई कौन सी स्कीम ऑप्शंस है उसमें से मैं अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से मैं या तो इक्विटी स्कीम लेता हूं या गवर्नमेंट बॉन्ड्स की लेता हूं या मैं कॉर्पोरेट डेट की लेता हूं। अब मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क का क्या उद्देश्य है, वो ये है कि एज एन एनपीएस सब्सक्राइबर जब मैं एनपीएस में सब्सक्राइब करता हूं, हो सकता है कि मुझे कोई दूसरे सीआरए के थ्रू मुझे ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है। मान लीजिए अभी फंड मैनेजर्स को ऑप्शन दिया गया है कि आप कोई दूसरी टाइप की, अगर आप चाहें तो कोई अलग टाइप की स्कीम, इन 3 के अलावा आप मुझे और भी कोई दूसरे ऑप्शन दे सकते हैं जो आप कस्टमाइज करके देना चाहते हैं। एक स्कीम ऑफ कोर्स ये है जो हमने बात की कि 100% इक्विटी का भी एक ऑप्शन दिया जाएगा। एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क में क्या है, अगर आप इक्विटी वाला ऑप्शन चूज भी करते हैं उसमें मैक्सिमम 75% का इक्विटी एलोकेशन होता है। तो अब अगर कोई इन्वेस्टर है जो चाहते हैं कि भाई मुझे, जब मैं पैसे लगा रहा हूं एनपीएस की स्कीम में, रिटायरमेंट के लिए सेव कर रहा हूं जिसके लिए मेरे पास 20 से 25 साल हैं, तो क्यों ना मैं 100% इक्विटी वाला ऑप्शन लूं। तो मान लीजिए कोई दूसरी फंड मैनेजर है, कोई दूसरा सीआरए है जो मुझे 100% इक्विटी का ऑप्शन देता है, तो मैं अपना मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क के अंदर में जहां मेरे पैसे ऑलरेडी लगे हुए हैं वो तो है ही, उसके अलावा मैं अगर चाहूं तो थोड़ा पैसा मैं दूसरी स्कीम में दूसरे सीआरए या फंड मैनेजर के थ्रू जो ऑप्शन दिया जा रहा है उसमें लगा दूं। तो ऐसे अभी फंड के जो चॉइसेस हैं इन्वेस्टर के सामने बहुत सारे बढ़ जाएंगे। और पीएफआरडी ने मंजूरी दी है फंड मैनेजर्स को कि आप अलग अलग वर्ग के लोगों के लिए, अलग एज और अलग डेमोग्राफिक्स के हिसाब से आप स्कीम कस्टमाइज करके दे सकते हैं। तो आई थिंक इसे एक और ऑप्शंस दिया जा रहा है कि इन्वेस्टर्स के पास रहेगा, जैसे उन्हें कस्टमाइज करना है वो अपनी स्कीम को कस्टमाइज कर सकते हैं। बिल्कुल। तो एक कस्टमाइज स्कीम का ऑफर कस्टमर्स के लिए, ग्राहकों के लिए यहाँ पर एनपीएस की तरफ से है, जहाँ पर फंड मैनेजर के पास ये फ्रीडम होगी कि वो एक निवेशक के प्रोफाइल, उनके पर्सोना, उनके ज़रूरतों के हिसाब से स्कीम को डिज़ाइन कर पाएँ। अब विड्रॉल की तरफ जो अटेंशन है वो लाना बेहद ज़रूरी है। प्रतिभा, एनपीएस में जो विड्रॉल के जितने भी रूल्स रहे हैं
उसमें यूजुअली हमें तो मालूम ही है। अच्छा, इसमें ये दर्शकों को बताना ये बात बेहद ज़रूरी है, अभी जैसे आप एनपीएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसको अभी जो चेंजेस 1 अक्टूबर से लागू होने जा रहे हैं उसके तहत ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम्स को कॉमन स्कीम कहा गया है, जिसमें आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जो बदलावों के साथ स्कीम है, जो कि मल्टीपल जो फ्रेमवर्क वाली स्कीम्स हैं, उसको न्यू स्कीम कहा गया है, जिसके फायदों की आज हम बात कर रहे हैं। प्रतिभा, ये बताइए, ये जो आसान विड्रॉल नियम जिसकी बात करें एनपीएस में, जो 1 अक्टूबर से हम कह रहे हैं कि लागू हो सकते हैं, क्या है, कैसे नियमों में ढील दी जाएगी और कैसे फायदा होगा एक ग्राहक को? अब ये तो बहुत ही बढ़िया सा स्कीम है एनपीएस, जैसे हर्ष ने क्लियरली समझाया। पहले हमें ये समझना है कि पहले क्या था और अब क्या होने वाला है। अब विड्रॉल की बात करते हैं, ये प्रपोजल है कि पहले क्या होता था, आज तक क्या है कि आपने इन्वेस्ट किया, आप 60 इयर्स होने तक आपको, मतलब सुपर एनुएशन एज, कम से कम 60 इयर्स आपका एज होने तक आपको रुकना है, उसके बाद ही आप विड्रॉ कर सकते हैं। बीच में आप पार्शियल विड्रॉल जरूर कर सकते हैं, लेकिन उसका मात्रा बहुत कम है। आप कितना आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, बहुत सालों के लिए आपने इन्वेस्ट कर लिया, उसके बाद आपका 60 इयर्स का एज हुआ और आप विड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो 60% जो इकट्ठा हुआ है, रकम जो इकट्ठा हुआ कॉर्पस, उसको टैक्स फ्री आप विड्रॉ कर सकते हैं। और जो 40% है वो कंपल्सरीली एन्युटी खरीदना है। ये तो हम सब जानते हैं, ये आज की तारीख में ऐसा रूल्स है विड्रॉल का। मेरा सबसे बड़ा कंप्लेन था कि मैंने खुद ने एनपीएस नहीं किया, कि मेरा पैसा है, मैंने इन्वेस्ट किया है, और जब वो मैच्योर होता है, आप बता रहे हो 60 इयर्स तक रखना, बहुत अच्छी बात है, डिसिप्लिन बनता है, लेकिन 60 इयर्स में तो मेरा पूरा पैसा मेरे हाथ में आना चाहिए, लार्ज परसेंटेज तो आना चाहिए, लेकिन वो नहीं था। अभी प्रपोजल ये है कि 80% तक आप विड्रॉ कर सकते हैं और 20% तक आपका एन्युटी होगा। दिस इज अ वेरी वेरी गुड चेंज इन द राइट डायरेक्शन। दूसरी बात ये भी है कि कॉर्पस आपका अगर छोटा कॉर्पस है, पहले ऐसा था कि अगर आपका 2.5 लाख तक कॉर्पस है तो आप पूरा का पूरा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। 60-40 80-20 सब नहीं करना था, उसको भी थोड़ा बहुत बढ़ा दिया और 2.5 को अभी 4 लाख तक कर दिया। पार्शियल विड्रॉल की जब बात करें हम लोग, तो पार्शियल विड्रॉल जो है 25% ऑफ योर ओन कॉन्ट्रीब्यूशन था। अभी 25% ऑफ योर ओन कॉन्ट्रीब्यूशन आप विड्रॉ कर सकते हो, बाकी का जो कंपनी से वगैरह आया है वो नहीं विड्रॉ कर सकते हो। उसको भी प्रपोज कर रहे हैं कि चेंज करेंगे, कि एंटायर जो आपने पूरा कॉन्ट्रीब्यूट, भले आपने किया और किसने किया उससे नहीं, एंटायर कॉर्पस को कंसिडर करेंगे और उसका 25% करेंगे। और अप टू 12 लाख का है तो अप टू 50%, 6 लाख तक आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो दीज आर ऑल वेरी गुड स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन, क्योंकि इक्विटी जो है लॉन्ग टाइम तक रखेंगे तो हम सब जानते हैं कि बहुत अच्छा वेल्थ बिल्ड करता है। और ये वेल्थ बिल्डिंग एसेट क्लास में सिर्फ इसलिए अगर लोग नहीं जा रहे कि मैंने इकट्ठा किया मेरे वर्किंग लाइफ में, जब मैं रिटायर होता हूँ मेरे पास दे दो, मैं एन्युटी कर लूंगा अपना खुद का, वो ऑप्शन नहीं था। और ये ऑप्शन अगर कर रहे हैं तो आई थिंक इट विल टेक ऑफ एज इट वाज एनविसाज्ड। बिल्कुल। तो और ज़्यादा इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये नए फ्रेमवर्क के तहत कुछ चेंजेस जो हैं पीएफआरडीए ने बताए हैं, 1 अक्टूबर 2025 से इसे लागू करने की तैयारी है। अब समझना ज़रूरी है हर्ष यहाँ पर ये कि लॉक इन पीरियड, हमें मालूम है कि एनपीएस में आपका जो फुल मैच्योरिटी है वो 60 इयर्स पे अपॉन योर रिटायरमेंट मिलता है। और एग्जिस्टिंग मालूम है कि 60% आप एक मुश्त निकाल लीजिए, 40% पे आपको एन्युटी कंपलसरी लेनी ही पड़ेगी। 40% जो 60% की रकम है वो आपको उसमें टैक्स का फ़ायदा भी मिलता है। पर अब जो न्यू स्कीम है, जो कि न्यू फ्रेमवर्क के तहत आती है, उसमें एक लॉक इन पीरियड डिफाइन किया गया है कि आप 15 साल का, उसको वेस्टिंग पीरियड कहा गया है, 15 साल का वेस्टिंग पीरियड आपको रखना होगा। मतलब आप 30 साल में शुरू भी करते हैं, 45 साल में आप उससे निकल भी सकते हैं। क्या इसके पीछे मकसद हो सकता है? क्योंकि हम जानते हैं कि 15 साल के वो भी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ही हो गया। 15 साल में जैसे पीपीएफ है, अभी उसमें पैसे डालते हैं, अगेन इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। ऐसा कोई चेंजेस के पीछे क्या फायदा हो सकता है? वेल स्वाति, अगर आप परमिशन दें तो मैं थोड़ा कॉन्ट्रेरियन व्यू लेना चाहूंगा। जो लिबर्टी हो रही है, जो जो ईज किया जा रहा है एनपीएस में, मुझे इनफैक्ट लगता है कि एनपीएस का जो एक मकसद था वो पूरा डाइल्यूट हो जाएगा। एक मूवी का एक बहुत अच्छा डायलॉग मैंने सुना था, वो ये था कि अगर राहुल द्रविड़ को कहा जाए कि सहवाग की तरह खेल, और सहवाग को कहेंगे कि राहुल द्रविड़ की तरह खेल,
तो दोनों अपनी आइडेंटिटी खो बैठेंगे। सो एनपीएस में जो आपने पूछा कि ये जो लॉक इन पीरियड अभी 15 साल का कर दिया, और 30 साल का अगर कोई इंसान है वो एनपीएस में जुड़ता है और 45 साल में उनके पास लिबर्टी होती है कि पूरा पैसा आप निकल जाए उसे लेके, तो ये पेंशन का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था सरकार का कि आप एक रिटायरमेंट सेविंग्स प्रोडक्ट बनाते हैं ताकि उसके बाद एक इंसान को रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में उसे पैसे मिलेंगे। अभी क्या हो रहा है कि म्यूचुअल फंड की इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ चुकी है, हम देख रहे हैं कि रुझान जो रेगुलर इन्वेस्टर्स का है म्यूचुअल फंड की तरफ हो रहा है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि पीएफआरडीए ने म्यूचुअल फंड को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं पे वो उसे इतना लिबरलाइज्ड बना रहे हैं कि कोई भी इंसान उसमें से कभी भी आए निकाल। आप अगर रिटायरमेंट के लिए सेव कर रहे हैं, रिटायरमेंट पे आप 80% अपना कॉर्पस बाहर निकाल लेंगे, तो 20% से आपको क्या ही एन्युटी आनी है। तो एक बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन बनाना जरूरी है। हम बात करते हैं कि थोड़ी ईज दिया जा रहा है, निकालना चाहो निकाल लो। तो अगर आप रिटायरमेंट के पैसे निकालने की स्कीम बना रहे हैं तो म्यूचुअल फंड से क्या अलग हुआ फिर वो? आपको ये समझना होगा कि भारत की आबादी जितनी है उसका सिर्फ 5% म्यूचुअल फंड में आता है, पैसे इक्विटी में आता है, म्यूचुअल फंड में आता है। तो उन्हीं 5% को अगर ध्यान में रखते हुए अगर एनपीएस को भी इतना ज्यादा लिबरलाइज्ड बना दोगे, तो वो 95% पीपल जो हैं, जो ये चाहते हैं कि उनके पैसे लॉक इन हो, जो चाहते हैं कि वो इतना रिस्क नहीं लें, वो ये चाहते हैं कि उन्हें पैसे रिटायरमेंट के बाद में एक पेंशन के रूप में मिलें, तो आई थिंक वो पूरा जो सेगमेंट है वो पूरा निराश हो जाएगा। इनफैक्ट आप मिक्स करके आप कंफ्यूज कर दिए कि अब मैं एनपीएस लूं कि म्यूचुअल फंड। अब नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन ये होगा म्यूचुअल फंड से एनपीएस अलग कैसा है, तो उसमें हम देखेंगे सिमिलैरिटी आ रही है, फिर होगा कि फिर एनपीएस क्यों अच्छा है, तो बोलेंगे कॉस्ट कम है। तो एनीवेज ये टॉपिक बात की है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अभी जो लॉक इन और विड्रॉल के रूल्स ईज आउट किए गए हैं, वो मुझे लगता है कि ये पूरे स्ट्रक्चर को कॉन्ट्रडिक्ट करता है। एनपीएस का मतलब था पेंशन, पेंशन मतलब 60 साल की उम्र तक आपको पैसे जमा करने हैं और उसके बाद आजीवन आपको एन्युटी के रूप में पैसे मिलेंगे। अब आपने अगर वो बेसिक फंडामेंटल को डाइल्यूट कर दिया और कहें कि आप 15 साल बाद पैसे ले जाओ, पूरे के पूरे चाहे तो ले जाओ, तो फिर मकसद क्या हुआ? पेंशन पॉलिसी और एक पेंशन एनपीएस और म्यूचुअल फंड में क्या फर्क हुआ फिर? तो एनीवेज लिबर्टीज बहुत दी जा रही हैं, वो बात अच्छी है कि हर आदमी चाहेगा वापस मिले उन्हें पैसे जब वो चाहें। वो 3 बार नहीं 6 बार अगर चाहें तो पार्शियल विड्रॉल करें। तो अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर को डाइल्यूट किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि इनफैक्ट ये एक बहुत बड़े इन्वेस्टर सेगमेंट के लिए, बहुत बड़े सिटीजन सेगमेंट के लिए निराशापूर्वक है, और वो जो चाहते हैं उनसे भी आप वो म्यूचुअल फंड की तरह रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। अब क्योंकि जब ये इम्प्लीमेंट फुल फ्लेजेडली हो जाएगा, बहुत सारे सवालों का जवाब अभी भी इतना क्लियर नहीं है। एक बार इम्प्लीमेंट होने के बाद काफ़ी सवालों के जवाब हमारे सामने डेफिनेटली होंगे कि ऑलरेडी जिनका एनपीएस खाता चल रहा है, क्या वो इस नई स्कीम के तहत इन्वेस्ट कर सकते हैं? प्रतिभा, अब ये भी हम जो बहुत सारे एक्सपर्ट से हमारी जब पहले भी बात हुई इस पूरे सब्जेक्ट को लेकर, उनका ये मानना था कि एक तो नया एक मार्केट प्लेस जो एनपीएस से पीएफआरडी है वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो राइटली पॉइंट आउट किया हर्षवर्धन ने भी कि म्यूचुअल फंड ऑलरेडी इतना पॉपुलर है, उसमें एंट्री एग्जिट बहुत ही आसान है, तो एनपीएस को भी उसी मार्केट प्लेस या उसका एक अच्छा मार्केट प्लेस बनाने की कोशिश की जा रही है। दूसरा, टारगेट ऑडियंस कौन सी है आपकी? जो इन्वेस्टर्स कौन से हैं? जेनजीज, न्यू इन्वेस्टर्स, जो कि ऐसी स्कीम्स में या स्पेकुलेटिव जगह अगर पैसे डाल रहे तो क्यों ना वो एनपीएस जैसी जगह पे डालें, फिर भी आपके पास 15 साल तो लॉक इन है ही। तो क्या इसको इस तरीके से पेश करने की कोशिश की जा रही है कि आपको 100% इक्विटी के तहत कमाई का मौका भी मिलेगा, इजी विड्रॉल भी है आपके लिए, और अगर पार्शियल विड्रॉल भी करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए आसान है। तो एक नए मार्केट प्लेस के साथ नए इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने का एक शायद तरीका पीएफआरडीए ढूंढ रही है। जहां तक मैं समझती हूँ, ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनका पेंशन फंड के साथ चेंजेस नहीं कर रहे हैं। ये 15 साल अलग ही स्कीम है, जहां पे जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया, जेन जी के लिए अगर आप बताएंगे कोई 30 साल के इंसान को कि आप अभी इन्वेस्ट करो, 60 साल की उम्र में आप निकाल सकते हो, तो उसका इंटरेस्ट ही चला जाता है कि उसको विजुअलाइज भी नहीं कर सकता कि 60 साल मतलब 30 साल बहुत, उसका लाइफ टाइम जितना है उतने टाइम के बाद उसको निकालना है। अगर वो म्यूचुअल फंड जैसे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, तो बहुत कम लोगों के पास इतना डिसिप्लिन है कि म्यूचुअल फंड तो अच्छा आपको वेल्थ बना के देगा, लेकिन क्या आपके पास डिसिप्लिन है
कि आप 5 साल 8 साल 10 साल तक रुकोगे और अच्छा खासा एक कॉर्पस बनाओगे, शायद नहीं। सो आई थिंक इट इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन टू जनरेट इंटरेस्ट इन अ प्रोडक्ट लाइक दिस। अगर आप देखोगे तो पीपीएफ में बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हुए आए हैं, और वो मतलब हिस्टोरिकली पेरेंट्स बोलते हैं पीपीएफ में इन्वेस्ट करो 15 साल के लिए। 15 साल के लिए अगर कोई इन्वेस्ट करेगा तो इक्विटी जैसे एसेट क्लास में करना चाहिए, क्योंकि आपके पास बहुत सारा समय है और समय बेस्ट फ्रेंड है। आपको पता है कि अच्छा खासा रिटर्न बनना है, लेकिन पीपीएफ डेट प्रोडक्ट है, सो दिस विल बी वो एकमात्र डेट प्रोडक्ट इक्विटी प्रोडक्ट बनेगा जहां पे 15 साल का लॉक इन भी है, जहां पे यंग इन्वेस्टर्स को भी 15 साल इज स्टिल अंडरस्टैंडेबल एज कंपेयर टू 30 years। वेर इफ 30 years 45 में आप निकाल सकते हो। आई थिंक द मेच्योरिटी विल कम इन, मार्केट ऑल्सो विल मैच्योर एंड दे विल बी एबल टू hold on to their investment and make very good returns in the interim. I personally think that it will expand the market and give people a very large corpus जो अपने आप में नहीं कर पाएंगे due to lack of discipline. हाँ, और ये एक्चुअली पॉइंट आउट करना बेहद ज़रूरी है, लोगों के लिए जानना ज़रूरी है कि ये नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर के लिए ही इन चेंजेस को सजेस्ट किया गया है। जो ये न्यू फ्रेमवर्क है एनपीएस का, जिसमें तमाम हम चेंजेस की आज बात कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स उनके कर्मचारियों के लिए नहीं है, नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर के लिए ये है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करनी चाहिए। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। क्या फ़ायदा हो सकता है, जो क्या विड्रॉल जो नियम है उसमें कुछ छूट मिली है, साथ ही साथ जो आपकी निवेश की उम्र है उसमें बढ़ोतरी को लेकर क्या कहा गया है नए फ्रेमवर्क में। चर्चा थोड़ी देर में, बने रहिए हमारे साथ। तो एनपीएस में कई बदलाव की तैयारी है जो कि 1 अक्टूबर से लागू होने जा रही है, और इसमें जो न्यू फ्रेमवर्क है उसके तहत ये तमाम बदलाव हैं नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स के लिए। उसी पर चर्चा कर रहे हैं, क्या फ़ायदा आपके लिए होगा। हमारे साथ हर्षवर्धन रूंगटे और प्रतिभा गिरीश है। हर्ष, बात ज़रा आप विड्रॉल रूल्स की करते हैं, चाहे वो प्रीमैच्योर निकासी हो या फिर पार्शियल विड्रॉल हो, उसको लेकर भी जो रूल्स हैं उनको उनमें ढील दी गई है। एक तो आपके पैसे निकालने की जो फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ा दिया गया है, बढ़ाने की बात है, 3 की जगह 6 होगा। दूसरा, 4 लाख तक की राशि आप एक साथ निकाल सकते हो, जो 2.5 लाख से बढ़ाकर 4 लाख कर दिया है। हाल फिलहाल में हमने देखा है जो सरकारी स्कीम है, जैसे हम ईपीएफ ही देखें, उसको भी थोड़ा सा और फ्लेक्सिबल बनाने की सरकार ने कोशिश की। शायद उनको लगा कि ऐसा तो नहीं है कि तमाम निवेशकों को ये लगता है कि उनका पैसा बहुत लंबे टाइम तक, रिटायरमेंट तक अकाउंट्स में पड़ा रहता है, पीएफ खाते में पड़ा रहता है, या इस केस में एनपीएस अकाउंट में पड़ा रहता है, तो उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाया जाए। और कुछ यही हम जो ट्रेंड है वो एनपीएस में भी आता हुआ देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ विड्रॉल। जी हाँ स्वाति, बिल्कुल सही कहा आपने। इनफैक्ट कोविड एक ऐसा सिचुएशन था, एक ऐसी सिचुएशन बनी जिसमें सरकार ने सोचा कि जो भी लॉक्ड इन वाली प्रोडक्ट्स हैं जिसमें एम्प्लॉयज अपने खुद के पैसे लगा रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा पीरियड था जहाँ पे कई लोगों ने अपनी जॉब्स खो दी थी, कई लोगों को जो सैलरी है वो बहुत लेट आ रही थी। ये नहीं कि उन्हें जॉब लॉस हुआ, लेकिन उन्हें सैलरी 2 या 3 महीने बाद आ रही थी। ऐसा भी हुआ कि आपकी सैलरी कट हुई थी क्योंकि काम कम का हो गया था। तो ये एक ऐसा पीरियड था जिसमें ये सारे जो लीनियंसी हमने देखी गई है कि भाई ईपीएफ में से पैसे निकालने की जो छूट है वो बढ़ाई गई, ये सारा उस पीरियड के बाद का एक्सपीरियंस रहा है जिसका इंप्लीमेंट किया जा रहा है। अब अगर हम बात करें कि यही जो छूट है वही छूट आप एनपीएस में इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जैसे मैंने कहा कि एज अ कंट्री, मान लीजिए एज एन इन्वेस्टर आपके सामने 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन आपके पास एनपीएस है जिसका फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव था कि रिटायरमेंट के बाद आपको पैसे मिले और पेंशन के रूप में मिले, और आपको बीच में विड्रॉल नहीं मिलना चाहिए। ये एक प्रोडक्ट है, अच्छा बुरा किसके लिए लागू नहीं लागू हम एक बार उस बात में नहीं जा रहे हैं। ये एक प्रोडक्ट का फंडामेंटल बेसिस है ऑन विच इसको डिजाइन किया गया था। दूसरी ओर पे आपके पास एक प्रोडक्ट है जहां पे आप एंट्री एग्जिट जब चाहे आप ले लें, मार्केट में 100% लेना है, 0 लेना है, कितना आपको इक्विटी एक्सपोजर चाहिए, 0 to 100, वो सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स हैं, इक्विटी सेविंग्स फंड्स हैं, अग्रेसिव हाइब्रिड, बैलेंस एडवांटेज, हर तरीके के ऑप्शंस हैं जहां पे एंट्री एग्जिट है। जिस इन्वेस्टर को जैसा सूट करता है वो वैसा अपना पोर्टफोलियो बना सकता है। सो एज अ रेगुलेटर
आई वुड थिंक कि ये बेटर होगा कि आप दोनों ऑप्शंस को अपनी ट्रू आइडेंटिटी के हिसाब से अवेलेबल रखें इन्वेस्टर्स के लिए। अब ऐसे कोई इन्वेस्टर हैं जो कंजर्वेटिव नेचर के हैं, हम बोलते हैं 100% इक्विटी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, ये फैक्ट है कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, लेकिन ऐसे कितने इन्वेस्टर्स हैं जो इस बात को समझते हैं? और जो हम मेजर जिसके लिए प्रोडक्ट डिजाइन किया था एनपीएस, वो था, मान लीजिए गांव में बैठा एक इंसान है जो मार्केट को नहीं समझता, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में है, वो नहीं समझते मार्केट की वोलेटिलिटी को, और वो अपने रिटायरमेंट के लिए एक प्रोडक्ट चाहते हैं, तो एनपीएस उनके लिए ऑप्शन है। ऐसा कोई इन्वेस्टर है जो जेंजी की हम बात कर रहे हैं, अगर वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हैं और वो चाहते हैं अपनी लिक्विडिटी लेना, तो म्यूचुअल फंड है। हम दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स मिक्स करके बोल रहे हैं कि दोनों आपके पास अवेलेबल, आप कौन सा लेना है, तो इन्वेस्टर कंफ्यूज होगा। और ऐसे वो इन्वेस्टर्स का कौन ध्यान रखेगा जो नहीं समझते मार्केट की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, वो इक्विटी नहीं वॉलेटिलिटी समझ पाते हैं। उनको अगर कोई ट्रेडिशनल सेफ प्रोडक्ट चाहिए जो बिना कंफ्यूजन के है, विड्रॉल ऑप्शंस नहीं है उसमें, वो रिटायरमेंट के बाद ही पैसा चाहते हैं, तो आप एनपीएस को क्यों डाइल्यूट कर रहे हैं? फिर उसके लिए वो उनके लिए प्रोडक्ट है, हो सकता है वो कम पॉपुलर हो, लेकिन एज एन इन्वेस्टर आपके पास ये दोनों ऑप्शन अपनी ट्रू आइडेंटिटी में अवेलेबल रखें, जिनको जो समझ में आता है वो हिसाब से सब्सक्राइब कर लें। तो आई थिंक कई, जैसे आपने बोला कि विड्रॉल के ऑप्शन बढ़ाए जा रहे हैं, 3 से 6 टाइम आपको विड्रॉल का ऑप्शन मिलेगा, तो फिर वो पेंशन के लिए पैसे जमा कैसे होंगे? तो एनीवेज, कहने का मतलब ये है कि ठीक है, लिबर्टीज मिल रही हैं, होपफुली हम ये चाहेंगे कि जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए रिटायरमेंट के लिए पैसे रखेंगे और विड्रॉ नहीं करेंगे, हालांकि ऑप्शन है लेकिन विड्रॉ ना करें। जो ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो चाहते हैं कि वो एक्टिवली पोर्टफोलियो को मैनेज करें, तो वो म्यूचुअल फंड की तरफ चले। सो आई थिंक ये अप्रोच रखना बेटर होगा। आइडियल सिचुएशन, दोनों प्रोडक्ट इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी मेंटेन करके चलेंगे और ऑप्शंस मिलेगा तो बेटर होगा। लेकिन पीएफआरडी अगर चाहता है कि लिबर्टीज देते रहना, 80% पैसे निकाल लोगे तो 20% में पेंशन आपको कुछ भी नहीं आनी है रिटायरमेंट के बाद, तो आई थिंक काउंटर इंट्यूटिव हो जाएगा। बट आई थिंक कुछ तो थॉट गया ही होगा जिसके पीछे ये चाह रहे हैं कि इतनी लिबर्टीज इनकॉर्पोरेट करें एनपीएस में। एक छोटा कमेंट प्रतिभा आपकी तरफ से, जो एज भी एक्सटेंड करने की यहाँ पर बात की गई है, 75 पे आप एग्जिट कर सकते हैं, 70 एक एंट्री एज अपर लिमिट की मानी गई है, 85 तक उसको एक्सटेंड करने की बात की गई है। ये एक एज भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है टू मेक इट मोर पॉपुलर और उसको और एक्सेस में लाने के लिए? छोटा जवाब। I think in this factor I would like to agree with Harsh कि आप इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हो फॉर रिटायरमेंट कर रहे हो तो अप टू रिटायरमेंट एज करोगे। ऐसा बहुत ही कम लोग होंगे जो 60 के बाद इन्वेस्ट करते रहेंगे। 70-75 तो दूर की बात है। मोस्ट पीपल वुड लाइक टू स्टार्ट टेकिंग द रिडेम्पशन फ्रॉम दैट एज। तो इसमें ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ने की हमें संभावना बहुत कम है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड द लॉजिक कि इसको क्यों बढ़ाया जा रहा है कि यू कैन स्टार्ट टेकिंग आउट मनी एट अ लेटर स्टेज। शायद उनका कोई और इनकम है। इट्स मेकिंग इट वेरी फ्लेक्सिबल, मोर अप्रोचेबल एनपीएस प्रोडक्ट, शायद इसलिए ये बनाया जा रहा है। बट आई कांट सी ह्यूज बेनिफिट्स आउट ऑफ दिस। एब्सोल्युटली। तो एनपीएस क्या होने जा रहे हैं फायदे? 1 अक्टूबर से बड़े बदलाव और भी इसके फाइन प्रिंट आएंगे। हम एक बार फिर से अपने एक्सपर्ट से इस पर चर्चा करेंगे, जानेंगे आपके इसमें फायदे की बहुत बात ऑलरेडी और क्या हो सकती है इन नए बदलावों के साथ। पर आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए हर्ष और प्रतिभा आपका बहुत धन्यवाद हम करेंगे। मनी गुरु में बस इतना ही। रुकते हैं ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।